किया कि होली के जुलूस के मद्देनजर संभल की 10 मस्जिदों को ढक दिया जाएगा। इससे जुड़ी बड़ी खबर अब मैं आपको बताने जा रही हूं। होली को लेकर एक्शन में है संभल का प्रशासन। शाही जामा मस्जिद को ढकने का काम शुरू हो चुका है। संभल में कुल 10 मस्जिदें ऐसी हैं जिन्हें ढका जाएगा। ये वो मस्जिदें हैं जो होली के मौके पर जो जुलूस निकलता है उसके रूट में पड़ती हैं। ऐसे में जुलूस के रास्ते में पड़ने वाली ये 10 मस्जिदें जिन्हें ढका जाएगा और जामा मस्जिद को ढकने का काम शुरू हो चुका है। संभल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। होली को लेकर प्रशासन किसी तरीके का रंग में भंग पड़े ऐसा नहीं चाहता है। इसी वजह से पूरी सतर्कता प्रशासन की ओर से बढ़ती जा रही है और जो मस्जिदें हैं उन पर रंग ना पड़े। रमजान का महीना चल रहा है और साथ ही होली शुक्रवार के दिन पड़ रही है, जुमे की नमाज जिस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग पढ़ते हैं। तो इसी को देखते हुए इंतजाम चाक चौबंद किए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, प्रशासन पहले ही एहतियात बरत रहा है। किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से पहले ही इंतजाम किए जा रहे हैं। होली के मद्देनजर संभल में 10 मस्जिदें ऐसी हैं जिन्हें तिरपाल से फिलहाल ढका जा रहा है और इनमें जो संभल की शाही जामा मस्जिद है, पिछले दिनों लगातार जो सुर्खियों में रही, जिसको लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से दरवाजा खटखटाया गया था अदालत का, जिसके बाद अदालत ने मस्जिद में सर्वे का आदेश दे दिया था और जब सर्वे की टीम पहुंची हुई थी वहां पर तो फिर हिंसा भी भड़की थी, तभी से संभल सुर्खियों में आया था। वही जामा मस्जिद, उसको भी ढका जा रहा है। जामा मस्जिद है संभल की और यहाँ पर जो इसको कवर्ड करने के लिए पुलिस फोर्स जो है यहाँ पहुँचा है और जो लेबर है वो पहुँची है। नगर पालिका की संभवतः ये लेबर है जो यहाँ पर पहले जो तिरपाल लगाए जाएंगे, जो पॉलीथीन लगाई जाएगी, उसको बांधने के लिए यहाँ पर पाइप गाड़े जा रहे हैं। एक ये जो पाइप गड़ चुका है और एक दूसरा 2 पाइप ये गड़ चुके हैं यहाँ पर मस्जिद को। इससे पाइपों के ज़रिए यहाँ से जो तिरपाल हैं वो लगाए जाएंगे और पूरी जो रोड की साइड है शाही जामा मस्जिद की वो जो है कवर्ड कर दी जाएगी। और यहाँ पर क्योंकि होली का जुलूस निकलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लेबर है वो काम कर रही है और जो पाइप हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं ताकि इस मस्जिद की जो दीवार है, जो रोड से लगा हुआ इलाका है, ये जो है ये पूरा कवर्ड किया जाए ताकि मस्जिद की साइड पर, मस्जिद की दीवार पर रंग जो है होली का ना पड़ सके, किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी चाक चौबंद रखी जाएगी। यहाँ पर उबैदुर रहमान, न्यूज़ नेटवर्क, संभल। वहीं संभल के एसपी से भी हमने खास बातचीत की है और उनकी तरफ से क्या कहा गया है वो सुना देते हैं आपको। एसपी संभल हैं सर, ये बताइए कुल कितनी मस्जिदें हैं इस रूट पर जो होली का जुलूस जहां निकलता है और किस तरह से कवर्ड किया जाएगा इन मस्जिदों को? होली के परंपरागत जुलूस के मार्ग में 10 मस्जिदें आती हैं और दोनों पक्षों से सहमत के पश्चात यह तय हुआ कि इन्हें पूर्व में ढका जाएगा और उसी के अनुसार यह कार्य करा जा रहा है। आपने पीस कमेटी के लोगों के साथ भी मीटिंग की है तो आम सहमति से क्या तय हुआ है? उस दिन जुमा भी है तो जुमे की नमाज का समय कुछ बढ़ाया गया है? दोनों पक्षों की मीटिंग में तय हुआ है कि जहां भी जुलूस निकलेगा उसके पूर्व अथवा पश्चात नमाज अदा कर ली जाएगी और उस वक्त में जब जुलूस निकल रहा होगा उस समय नमाज अदा नहीं होगी। कुछ समय कुछ मस्जिदों में बढ़ाया भी गया, जैसे 2-2:30 बजे का समय किया गया ताकि तब तक जुलूस संपन्न हो जाए। बिल्कुल, कुछ मस्जिदों में कुछ समय बढ़ाया गया है जिससे कि जुलूस निकल जाए तो 2:30 बजे के बाद नमाज अदा की जाए। आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी संभल से उबैदुर रहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा उबैदुर रहमान से ही जान लेते हैं। प्रशासन की तरफ से इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं ताकि होली और जुमे की नमाज को लेकर किसी तरीके की कोई बदमजगी ना हो। उबैदुर रहमान। जी हाँ रुमाना, बिल्कुल इंतजामात किए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये तिरपाल जो है अब लग चुका है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा तिरपाल जो है शाही जामा मस्जिद के बाहर ये लग रहा है और इसका काम जो है लगातार जारी है। पुलिस की निगरानी में ये काम जो है हो रहा है और ये ही शाही जामा मस्जिद है और यहीं से जो है 14 मार्च को होली का जो जुलूस निकलेगा तो यहाँ से रंग खेलते हुए जब होली का जुलूस निकलेगा तो कोई रंग जो है दीवारों पर मस्जिद की ना पड़े, इस तरह से 10 मस्जिदें हैं। तो शुरुआत यहीं से की जा रही है। ये शाही जामा मस्जिद है जो काफ़ी सुर्खियों में रही है, जिसको लेकर के विवाद हुआ था
और यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो काफ़ी तैनात कर दिया गया है। और ये जो तिरपाल बांधने का काम है, जो मस्जिदों को कवर्ड करने का काम है, ये इस पूरे रूट पर लगभग 10 मस्जिदें ऐसी हैं जो रहमान, ये हर बार होली के मौके पर होता है या इसी बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर जो मस्जिद है, क्योंकि ये शुक्रवार को होली का त्योहार पड़ रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, या हर बार होता है? नहीं, पिछले कुछ सालों से ये शुरू हुआ है। जब एक विवाद हुआ था उसके बाद से संभल में हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से इस तरह से जो रूट पर मस्जिदें होती हैं उनको कवर्ड किया जाता है तिरपाल से, ताकि कोई रंग जो है मस्जिदों की दीवारों पर ना गिरे। इसके लिए पीस कमेटी की मीटिंग भी होती है पुलिस प्रशासन के साथ में, सभी धर्मों के लोगों को बिठा करके आम सहमति से ये कार्य किया जा रहा है, ताकि कोई जो है जो जुलूस का रास्ता है उस पर जो भी धार्मिक स्थल हैं उन पर सुरक्षा के साथ साथ उनकी दीवारों को इस तरह से कवर्ड किया जाता है। और ये पहली बार नहीं हो रहा संभल में, पिछले कई सालों से, 4-5 सालों से तो हो ही रहा है। और ये शाही जामा मस्जिद के पीछे आप देख सकती है कि ये तिरपाल जो है बांधी जा रही है और इसी तरह से ये तिरपाल बांधते हुए इस मस्जिद के जो रोड का साइड है ये पीछे तक उस तरफ तक जाएगी। और यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं, पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उनकी निगरानी में यहाँ पर जो है शाही जामा मस्जिद के जो रोड की साइड है उस पर ये काम चल रहा है। तो ये पूरी काफ़ी लंबी दीवार है, इसको कवर्ड किया जाएगा। इसके अलावा जो और मस्जिदें हैं इसके बाद जो इस रूट पर जहाँ पर जुलूस निकलेगा तो वहाँ पर भी कवर्ड किया जाएगा। कुल 10 मस्जिदें ऐसी हैं जिनको कवर्ड करने का काम शुरू हो गया है। और शाही जामा मस्जिद से ये आप देख सकती हैं तस्वीरें कि यहाँ पर जो पुलिस की मौजूदगी में जो तिरपाल हैं वो बांधे जा रहे हैं। पाइप गाड़ने के बाद ये तिरपाल जो है लगाए जा रहे हैं ताकि दीवार जो है वो पूरे तरीके से कवर्ड हो जाए। और पुलिस का जो अधिकारी हैं पुलिस के, उनका यही कहना है कि आपसी सौहार्द से ये काम किया जा रहा है। और जुमे का दिन है तो नमाज का समय भी थोड़ा सा बदला गया है, थोड़ा आगे 1-1.5 घंटा किया गया है। 2-2:30 बजे के बाद जुमे की नमाज इस रोड पर पढ़ने वाली मस्जिदों में होगी, ताकि तब तक जुलूस जो है संपन्न हो जाएगा और शांतिपूर्वक जो है जो होली का पर्व है वो संपन्न हो जाए। और रहमान, होली के पर्व में होली के रंग में किसी तरीके का कोई भंग ना पड़े, इसको देखते हुए शरारती तत्व जो हैं उन पर नजर रखी जा सके। क्या इन रूट्स पर पुलिस की तरफ से सीसीटीवी कैमरास वगैरह भी लगाए जा रहे हैं ताकि पैनी नजर पुलिस रख सके इन इलाकों में? जी, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे पहले से ही लगे हुए हैं। जब से नवंबर से विवाद शुरू हुआ था उसके बाद से इस रोड पर चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि 2 सीसीटीवी कैमरे ये लगे हुए हैं इस कोने पर, जो इस पूरे रोड पर मस्जिद के आसपास जो भी मूवमेंट होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। और संभल के जितने भी संवेदनशील इलाके हैं उन सब पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और जो शहर का इलाका है जहाँ पर जुलूस निकलेगा यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी लगातार जारी है। और जो संदिग्ध लोग हैं उनकी धरपकड़ भी की जा रही है। और जो हिंसा हुई थी उसके भी जो काफ़ी आरोपी हैं, 75 से ज़्यादा आरोपी जो हैं जेल में बंद हैं, उन सबको आइडेंटिफाइड किया गया है। और उसके अलावा जो आप देख सकते हैं कि मस्जिद की दीवार पर जो ये पोस्टर लगा हुआ है ये उन्हीं उपद्रवियों के फ़ोटो हैं जिनको पहचान करने के लिए पुलिस ने इनाम भी रखा है। और लोगों से अपील की है कि ऐसे शरारती तत्वों की पहचान करके पुलिस को बताएं, उनको इनाम दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो अराजक तत्व हैं उन पर निगरानी लगातार जारी है। यहाँ एएसपी साहब हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या और व्यवस्था है। एएसपी साहब, ये बताइए जो रूट है उस पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी की जाएगी क्या? बिल्कुल, संपूर्ण रूट में सीसीटीवी लगाए गए हैं। और तो देखिए किस तरीके से प्रशासन अलर्ट है और संभल में पूरी चौकसी बढ़ती जा रही है। मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक से जुड़ी हुई। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर लाए गए हैं 200 से ज्यादा ताबूत। हाईजैक के बाद सैकड़ों मौत की आशंका है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रही हूं। आप जानते हैं कल पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन जो हाईजैक कर ली गई थी और अब जानकारी ये मिल रही है कि क्वेटा रेलवे स्टेशन पर 200 से ज्यादा ताबूत लाए गए हैं। 200 से ज्यादा ताबूत लाए जाने का मतलब यह है कि इतनी ही शायद लाशें जिन्हें अब यहां से लेकर जाना हो और इसी वजह से ये ताबूत जिनकी संख्या 200 से ज्यादा बताई जा रही है वो यहां क्वेटा रेलवे स्टेशन पर लाए गए हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ताबूत आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन पर रखे हुए नजर आ रहे हैं। ये ताबूत यहां बलूचिस्तान क्वेटा के नजदीक ही जो बुलान दर्रा है वहीं पर इस रेलगाड़ी को, जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर रोक लिया गया था। और इसमें सैकड़ों की संख्या में जो लोग बंधक बनाए गए थे उन्हीं की जिंदगी को लेकर बड़ा सवाल था। फिलहाल पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान सेना पूरी तरीके से
घुटनों पर नजर आ रही है बलोच लिबरेशन आर्मी के सामने। और अब ये बड़ी खबर कि करीब 200 से ज्यादा ताबूत क्वेटा रेलवे स्टेशन पर लाए गए हैं। हाईजैक के बाद सैकड़ों मौत की आशंका की ओर इशारा करते हुए और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त जुड़ रहे हैं और डिटेल्स के साथ। आशीष, देखिए, ये तस्वीर बहुत डराने वाली है, बहुत भयावह है रोमाना। आप जो तस्वीरों में लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, 200 से ज्यादा ताबूत क्वेटा रेलवे स्टेशन पर पहुंचाए गए हैं, जहां से क्वेटा से जिस जगह पर ट्रेन को हाईजैक किया गया है वहां पर रिलीफ ट्रेन भेजी गई थी। बताते हैं 5 से 6 घंटे का रास्ता है और इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में ताबूतों को वहां पहुंचाना, ये 2 तरीके के इंडिकेशन देता है कि या तो पाकिस्तान मिलिट्री कोई हैवी कॉम्बैट की तैयारी कर रही है, हैवी ऑल्टरकेशन की तैयारी कर रही है जिसमें कई जानों के जाने की आशंका है, या फिर पहले ही इतने लोग जो हॉस्टेजेस बनाए गए थे उसमें से बड़ी संख्या में लोगों को मारा जा चुका है, जिसकी जानकारी अभी तक बाहर नहीं आई है। कम से कम ये तस्वीरें तो ये बता रही हैं कि ये बहुत बड़ी खबर है कि इतनी बड़ी संख्या में ताबूतों को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया गया है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि लेकिन ताबूत एकदम से क्वेटा रेलवे स्टेशन पर ले जाने की मतलब नौबत क्यों आई है? वो ऑपरेशन जो चल रहा था, क्या वो ऑपरेशन खत्म हो गया है? पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से अभी तक इसको लेकर क्या कोई जानकारी दी गई है, या फिर हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब लाशें वापस लेने की सिर्फ स्थिति में बची हुई है पाकिस्तानी सेना? ये सवाल बड़े हैं ना आशीष। देखिए, मुझे लगता है कि ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी तक हॉस्टेज सिचुएशन खत्म नहीं हुई है। 40 घंटे की मियाद दी गई थी, धमकी दी गई थी बीएलए की तरफ से पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी हुकूमत को कि अगर 40 घंटे के अंदर इनके प्रिजनर्स को नहीं छोड़ती है पाकिस्तान की सरकार तो हर 1 घंटे में वो 5-5 हॉस्टेजेस को मारेंगे, इस तरह की धमकी दी थी। और अगर इस पर कोई भी सुलह हो चुका होता और इस तरह की सिचुएशन आ गई होती कि हॉस्टेज क्राइसिस खत्म है और अब जो जिन लोगों की जाने गई है उनके लिए ताबूत वहां ले गए हैं, तो इसकी औपचारिक जानकारी हॉस्टेज सिचुएशन खत्म होने की पाकिस्तान सरकार ने दे दी होती। यानी कि अभी तक आप ये मान के चले कि हॉस्टेज सिचुएशन जस का तस है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि इन ताबूतों को देख करके यही लगता है कि अब पाकिस्तान की सेना संभव है कि कोई हैवी कॉम्बैट, कोई हैवी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही हो, जिसमें वो ये मान के चल रहे हैं कि जब इतनी बड़ी संख्या में उनके मिलिट्री ऑफिसर्स अभी हॉस्टेज सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो कई और लोगों की जान जा सकती है और वैसे में इन ताबूतों की शायद जरूरत पड़े। बिल्कुल, फिलहाल तो इन तस्वीरों को देखकर वाकई में बड़ा एक भयावह सा नजारा था। ये जिस तरीके से 200 के से ज्यादा ताबूत हैं जो बताए जा रहे हैं क्वेटा रेलवे स्टेशन पर पहुंचाए गए हैं। आगे क्या होगा इसको लेकर अभी कोई भी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल जाफर एक्सप्रेस जिस पर बीएलए का कब्जा और उसमें करीब 200 के आसपास ही लोग बताए जा रहे हैं जो फंसे हुए हैं, बंधक जिनको बनाया गया है। देखिए, देश में होली और जुमे की नमाज को लेकर एक के बाद एक बयान नेताओं के सामने आ रहे हैं जिसको लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। इसकी शुरुआत संभल से ही हुई थी और इस सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उनका बड़ा बयान आया। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा, संभल एक सच्चाई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो हर पंथ और संप्रदाय का सम्मान करते हैं, लेकिन आस्था को जबरन खत्म करना ये मंजूर नहीं। एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी, ये भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। देखिए, इस बार हमने बजट के लिए मथुरा वृंदावन के लिए पैसा दिया, पर्याप्त पैसा। रास्ता बड़ा स्पष्ट है, रास्ता बड़ा स्पष्ट है, पैसा दे दिया है। हमारा कार्य आगे बढ़ने वाला है और ये कार्य होंगे। देखिए, जब अवसर मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए। तो दुनिया मुझे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, ये सच है, मैंने भगवत बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है, तो मुझे तो इस पे गौरव की अनुभूति होती है। और एक दिन पूरी दुनिया पहने की देखना, तो भारत का खा रहे हैं, इनको अपने डीएनए को जांच करके तब बोलना चाहिए। उन विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडन करना बंद करें, अन्यथा संभल जैसे सच जब सामने आएंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि आस्था जो है उसको जबरन खत्म किया जाए, ये योगी आदित्यनाथ को मंजूर नहीं है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो मौका मिला है उसको चूकेंगे वो नहीं और एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। इसको लेकर विश्वास भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से जताया गया। उन्होंने कहा कि वो भगवा पहनते हैं और भगवा पहनने से उन्हें गौरव की अनुभूति होती है। अवसर मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए। साथ ही इस इंटरव्यू में
योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह भी साफ किया गया कैसे इस बजट में मथुरा वृंदावन के लिए भी यूपी सरकार की तरफ से पैसा दिया गया है। संभल को लेकर एक तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का ये एक संदेश माना जा रहा है और इसी संदेश को डिकोड करने के लिए आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं। कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव जी भी हमारे साथ होंगे। राकेश त्रिपाठी जी ने मुस्कुराहट के साथ दर्शकों का स्वागत कर दिया है। डिकोड करने की बड़ी जिम्मेदारी आप पर ही है। आइए राकेश जी डिकोड कीजिए, क्या कहा है योगी आदित्यनाथ जी ने? देखिए, आपके दर्शकों को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस समय उल्लास का, उत्साह का, उमंग का, तरंग का एक वातावरण बना हुआ है और अच्छी सकारात्मक बातें होनी चाहिए। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान को भी सकारात्मक तौर पर देखा जाना चाहिए। मैं जानता हूं अभी समाजवादी पार्टी के साथी जब जुड़ेंगे तो उसमें तमाम मीन मेख निकालने का प्रयास करेंगे, उसके राजनीतिक नेतार्थ निकालने का प्रयास करेंगे, लोगों को डराने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि हिंदुत्व में सबका साथ सबका विकास निहित है, सबको साथ लेकर चलने की बात है और हिंदुत्व की ध्वज पताका अगवा है। इसलिए भारत की जो पहचान है, भारत की उस पहचान को पुनर्स्थापित करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की क्या पहचान थी? उत्तर प्रदेश की पहचान तो गंगा यमुना सरस्वती के संगम प्रयागराज से होती थी ना। उत्तर प्रदेश की पहचान तो राम जन्मभूमि अयोध्या के नाते होती थी ना। उत्तर प्रदेश की पहचान कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के नाते होनी चाहिए थी। आदि विश्वेश्वर भगवान शंकर जी की नगरी बनारस के नाते होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि उत्तर प्रदेश की पहचान को समय पर बदलने का काम किया गया। कभी सैफई के नाम पर उसकी पहचान को स्थापित करने का प्रयास किया गया, कभी बादलपुर के नाम पर स्थापित करने का प्रयास किया गया। तरह तरह के प्रयत्न किए गए, लेकिन आज उत्तर प्रदेश वास्तविक रूप में अपने स्थापित हो रहा है। उसकी पहचान विश्वव्यापी स्तर पर जा रही है और उसका एक बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश के निवासियों को हो रहा है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के कारण आज एक बड़ी पर्यटन की असीम संभावनाएं निकलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण तरीके से उत्तर प्रदेश विकसित हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसका चक्का तेजी से घूम रहा है और इसका फायदा तो पूरे देश को मिलेगा ना। इस पे तो किसी की दो राय हो ही नहीं सकती है। मुझे लगता है हमारे साथ अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव जी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत आपका। आपसे समझना चाहती हूँ कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि साहब आस्था पर हमला स्वीकार्य नहीं है। संभल को लेकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये जिस तरीके की बातें कही गई, और न सिर्फ संभल बल्कि मुझे लगता है इस परिप्रेक्ष्य पे भी देखना चाहिए कि वो होली और जुमे की नमाज, वो तमाम जो विवाद चले आ रहे थे उस पर क्या आपको लगता है कि विराम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगा दिया गया है? क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया हमारा भाव सबको साथ लेकर चलना है। धर्मेंद्र जी। रोमाना जी, मुख्यमंत्री जी की तरफ से यह भी कहा गया था कि अनुज चौधरी पहलवान हैं और इस तरह से बयान इसीलिए दे रहे हैं। तो अगर कोई संविधान की धज्जियां उड़ाए, कोई कानून का पालन ना करे, कोई अपने वर्दी का मान ना रखे तो उसे पहलवान बताते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सह पर ही बयान दिए जा रहे हैं ताकि समाज का सामाजिक सौहार्द बिगड़े और भारतीय जनता पार्टी को उसका राजनीतिक फायदा मिले। पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रही है कि उत्तर प्रदेश की प्रगति हो रही है, आर्थिक स्थिति सुधर रही है, योगी आदित्यनाथ को ठग से ओमयू साइन करने की जरूरत पड़ रही है। योगी आदित्यनाथ को सदन के अंदर कुंभ में एक हिस्ट्री सीटर का बखान करना पड़ रहा है सदन की पटल पे। तो आप उनकी परिस्थितियों से वाकिफ हैं, आप उनकी स्थितियां समझ सकती हैं कि योगी आदित्यनाथ किस दुविधा में है। अगर वो सनातनियों की सुरक्षा की बात करते हैं तो 869 सनातनी और हिंदू आज भी कुंभ के अंदर लापता है। योगी आदित्यनाथ जी भी सो रहे हैं, ना कोई जानकारी है सरकार के पास, ना कुंभ प्रशासन के पास किसी के पास जानकारी है, ना राकेश त्रिपाठी जी को जानकारी बता सकते हैं। तो आज योगी आदित्यनाथ जी की स्थिति ये हो गई है कि जो सनातनी थे उनकी सुरक्षा करने में नाकाम रहे, उनके विश्वास को खो दिया। उसके बाद प्रदेश की जो कानून व्यवस्था का ढोल पीटते थे, पत्रकार की सरेआम सीतापुर में हत्या हो जाती है, ये पत्रकार सुरक्षित भी नहीं है। उसके बाद आपका लखीमपुर खीरी में व्यापारी के बेटे की सरेआम हत्या हो जाती है। ये तो हत्या प्रदेश बना चुके हैं। अब किस मुंह से योगी जी बोले? तो इनको चीजों को राकेश त्रिपाठी जी के पास चलते। राकेश त्रिपाठी जी को लेकर आइए स्क्रीन पर। राकेश जी, आपने सुना प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव की तरफ से यहाँ पर जो आरोप लगाया गया है। मेरा सवाल ये है सर, फिर तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या सरकार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए यहां सनातन और हिंदू धर्म को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है क्या? देखिए, कुंभ संपन्न हो चुका है, लेकिन कुंभ को लेकर के समाजवादी पार्टी अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। कुंभ के शुरू होने से पहले से ही जिस तरह से कुंभ बुलेटिन के नाम पर नकारात्मकता फैलाने का काम अखिलेश यादव जी ने जारी किया था, वो उनके प्रवक्ताओं के द्वारा अब भी बदस्तूर जारी है। लेकिन पूरी दुनिया ने देखी है कुंभ की आभा, कुंभ की चमक, कुंभ की दमक, कि कैसे इतने बड़ा जनसमूह, कैसे जनसमुद्र आकर के एक जगह ठहर सकता है और कैसे ये सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल विधिवत तरीके से चलती रही है। नेशनल टेलीविजन पर लापता लोगों को लेकर यहाँ पर एक
आंकड़ा दिया गया है धर्मेंद्र यादव की तरफ से। 38,000 लोग ऐसे हैं लापता हो गए लोग, उन्होंने कुछ 800 कुछ एक आंकड़ा दिया। क्या है ना, ये चुनिंदा तरीके से आंकड़ों को निकालते हैं। ठीक है। 38,000 लोग ऐसे हैं जो कुंभ में खोया पाया केंद्रों के द्वारा लोगों को मिलवाए गए हैं। अब उस आंकड़े को ये खा जाने का काम करेंगे, उस आंकड़े पर चर्चा करने का काम नहीं करेंगे। याद करिए ना, सिनेमा में हमने तो हमेशा से देखा है कि कुंभ में बिछड़े हुए भाई आकर के अब मिले हैं। कुंभ में बिछड़ने की तो एक रवायत लगातार बनाते रहे हैं पहले से। जाहिर सी बात है कि कहीं पर भी किसी भी शहर में रोज कुछ लोग गुमशुदा होते हैं, कुछ लोग छूट जाते हैं, कुछ लोग खो जाते हैं। जहां कुंभ नहीं चल रहा है, क्या वहां गुमशुदगी नहीं होती है? क्या वहां लोग गुमशुदा की तलाश में अपने लोगों को, परिजनों को तलाशते नहीं है? तो धर्मेंद्र यादव जी, दिक्कत कहां पर है? क्या समाजवादी पार्टी को दिक्कत यह है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश की कमान एक महंत के हाथ में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कमान एक भगवाधारी के हाथ में है, इसीलिए अगर मुख्यमंत्री को घेरना है तो फिर हिंदू धर्म से लेकर भगवा पर हमला बोलना है? ये मजबूरी है क्या समाजवादी पार्टी की? रोमाना जी, ये जगजाहिर आंकड़ा है। कुंभ के अंदर 869 लोग आज भी लापता हैं। राकेश त्रिपाठी तो वकील हैं, इनको और जानकारी होगी, इसको जाके दोबारा पता कर लें। और जिनके परिजन लापता हैं, अगर वो डिबेट आपके सुनते होंगे तो मुझे लगता है कि आपको क्या क्या कहते होंगे, क्या क्या सोचते होंगे, आज इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। कानून व्यवस्था का ढोल पीट रही है योगी सरकार। एक बार बलिया में जब सुभाषपा के नेता को पुलिस ने पीटा तो उनके जो सहयोगी हैं, कैबिनेट मंत्री के, जिनके कैबिनेट मंत्री हैं, सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनके बेटे आके कहते हैं कि हम दरोगा की आंख निकाल लेंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह कहते हैं कि जो दरोगा की आंख निकालेगा हम तो कलेजा निकाल लेंगे। तो आज उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर कौन सा कानून? कुछ दिक्कत आ गई है, धर्मेंद्र जी का जो आउटपुट था वो नहीं मिल पा रहा है, हमें कनेक्शन की कुछ दिक्कत है। मैं राकेश त्रिपाठी जी के पास दोबारा से आपको लेकर चलूंगी। राकेश जी के पास चलते हैं जरा। राकेश जी तो हैं हमारे साथ या नहीं है? अच्छा, मुझे बताया जा रहा है कि राकेश जी के कनेक्शन में अब कुछ दिक्कत आ गई है। धर्मेंद्र जी दोबारा हमारे साथ आ गए, तो दिखाइए तस्वीर में अगर धर्मेंद्र जी है, ताकि अंदाजा हो सके कि कौन है हमारे साथ अभी। जी धर्मेंद्र जी, अपनी बात पूरी कीजिए। रोमाना जी, किसी प्रदेश के अंदर एक कैबिनेट मंत्री का लड़का ये बोले कि हम पुलिस की आंख निकाल देंगे और ये जीरो टॉलरेंस है क्या? ये कानून व्यवस्था है क्या? उसके जवाब में जो सरकार के सहयोगी मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के दयाशंकर सिंह, वो बोलते हैं कि हम कलेजा निकाल लेंगे। तो आज कानून के नाम पर किसी की आंख निकाली जा रही है, किसी का कलेजा निकाला जा रहा है, किसी पत्रकार की हत्या की जा रही है, किसी के व्यापारी के बेटे को अपहरण करके हत्या कर दी जा रही है। लेकिन आप लोग इतनी खामियां, इतनी नाकामियां, इतनी कमजोरियां सरकार की गिनाते हैं, लेकिन जब बात जनता के बीच जाकर जनता का भरोसा जीतने की आती है तो नाकाम भी आप ही लोग नजर आते हैं ना सर। तो फिर कैसे विश्वास किया जाए? क्योंकि आप जानते हैं लोकतंत्र है ये, और यहां पर एक बड़ी कसौटी जनता की जो पसंद होती है वो बनती है सर। रोमाना जी, 2024 में जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था और हम अपनी बात पहुंचाने में सफल थे। आज भी हम उसी काम पर आगे बढ़ रहे हैं और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी भी मुद्दों से भटकाती रहे, त्योहार में कोई महंगाई की बात ना करे तो रंग में जहर डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। त्योहार में कोई सुरक्षा की बात ना करे तो उसमें रंग में जहर डालने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी है पूरे प्रदेश और देश के प्रति, जो जिम्मेदारी उसका निर्वहन नहीं कर पा रही है, उसको हम बार बार बोलेंगे, बेटियां सुरक्षित नहीं, उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 है। नहीं, आप विपक्ष में हैं, आपको पूरा अधिकार है, आप बार बार पुरजोर तरीके से अपनी बातें रखिए, लेकिन फिलहाल तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। वो इसको लेकर आशा जता रहे हैं यहाँ पर। देखिए, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके सोच पर तो मुझे कई बार तरस भी आता है। इस देश के प्रधानमंत्री भी भगवा नहीं पहनते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भगवा नहीं पहनते हैं, तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ उनको भगवा पहनाए, फिर उसके बाद ये बात करें। इसी का कपड़ा पहनना उसकी अपनी चॉइस है। पूरे देश को अगर यही तय कर देंगे कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सा कपड़ा नहीं पहनना है। अभी आपने देखा इनके विधायक ने क्या बोला, इनके विधायक ने बोला कि हम हॉस्पिटल में मुस्लिमों के लिए अलग वार्ड बना देंगे। तो ये देश की अखंडता को चुनौती देने वाली भारतीय जनता पार्टी के विधायक योगी आदित्यनाथ को सुनाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये देश को बांटना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों की गुलामी करते करते यहाँ तक आए
और मैं नहीं, आपसे कहता हूं लेकिन ये अच्छा ठीक है, राकेश जी अब हमारे साथ आ गए। अब मैं आपसे सवाल नहीं करूंगी, राकेश जी के पास मैं लेकर चल रही हूँ दर्शकों को। मुझे अच्छी नहीं लगती। ठीक है, मैं राकेश जी के पास लेकर चल रही हूँ दर्शकों को। राकेश जी, क्या जिस बात का जिक्र अभी देखिए धर्मेंद्र जी भी कर रहे थे कि साहब आप बीजेपी के विधायकों के बयान उठाकर देख लीजिए, इस तरीके के जहरीले बोल, इस तरीके के समाज को हिंदू मुसलमान में बांटने वाले बोल। सर, ये आस्था पर हमला स्वीकार नहीं, योगी आदित्यनाथ जब ये बात कहते हैं तो क्या ये मुसलमानों पर अप्लाई नहीं होता है क्या, कि मुसलमानों को लेकर कोई भी नेता कुछ भी बोल देगा? सर, उनकी आस्था को लेकर कोई कुछ भी बोल दे, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। देखिए रुमाना जी, मैं बहुत चुनौती देकर के कह रहा हूं कि देश में कहीं कोई इंसिडेंट आपको अगर ध्यान में आ रहा हो कि कहीं मुहर्रम के जुलूस पर किसी प्रकार का पथराव किया गया हो, ताजिया के जुलूस पर पथराव किया गया हो, या कहीं ईद के दिन पे दंगा की नौबत आ गई हो, कभी भी मुसलमानों के किसी त्योहारों को लेकर के कभी भी असहिष्णुता नहीं देखने को मिली है, कहीं हिंसा देखने को नहीं मिली है। सर, लेकिन मैं आपको रोक रही हूं। सर, होली पर भी मैंने कभी इस तरीके का माहौल बनते हुए नहीं देखा जैसे इस बार होली पर स्थिति बन गई है ना। मतलब पता नहीं, होली ऐसा लग रहा है जैसे हवा बन गई है। होली में सभी रंग खेलते हैं सर, और होली में ज्यादातर ये नसीहतें जरूर सुनी जाती थी कि साहब जबरदस्ती किसी पर रंग मत डालिए, जो होली खेलना चाह रहा है उसी के साथ होली खेलिए। लेकिन इस बार तो बिल्कुल ही अलग तरीके के बयान सामने निकल कर आ रहे हैं, समाज को बिल्कुल बांटने वाले। जी, इसी संभल की बात कर रहा हूं 1978 में, ठीक है। इसी 1978 में जरा आर्काइव पलट कर देख लीजिएगा। 1978 में संभल में इसी होली के उत्सव को ही, इसी होली के उत्सव पर ही हिंसा की शुरुआत हुई थी और 184 निर्दोष हिंदुओं का नरसंहार हुआ था इसी होली के उत्सव पर। पूरे देश में होली पर हमेशा पीस कमेटी की मीटिंग करनी पड़ती है, पूरे होली पर हमेशा रैपिड एक्शन फोर्स का मार्च करना पड़ता है। लगता है कि कोई त्योहार नहीं आया है, जंग लड़ने जा रहे हैं। पुलिस के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती है कि जब जब हिंदुओं का त्योहार आएगा, रामनवमी आएगी तो संगीनों के साए में हमको त्योहार मनाना पड़ेगा, कांवड़ यात्रा निकालनी है तो संगीनों के साए में जाना पड़ेगा, अमरनाथ यात्रा जानी है तो संगीनों के साए में जाना पड़ेगा, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करनी है तो संगीनों के साए में जाना पड़ेगा। ये भारत के भीतर हिंदुओं को अपना डर के साए में त्योहार क्यों मनाने पड़ रहे हैं? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? और शायद वही जो मैंने आपसे पहले कहा था ना, डिकोड कीजिए बयान, तो शायद यही उस मैसेज सामने निकल कर आ रहा है बयान का, जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बात कह लीजिए कही गई है कि साहब आस्था पर तो हमला स्वीकार नहीं किया जाएगा। भाव योगी सरकार का यही है कि सबको साथ लेकर चलना है। बहुत धन्यवाद दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।